हे गाइस। तो फ्लाई ओवर द सी के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एमिलीज वेस्टर्न रेस्टोरेंट में चीची का दिल टेंशन और कंफ्यूजन से भरा हुआ था। वो फूवू शैंग और जिनवेई के बीच के कनेक्शन को देख रहा था और सोच रहा था कि ये दोनों कब मिले थे। फूवू शैंग की तरफ से दिखाई गई केयर और फोकस देखकर चीची का जेलसी और इरिटेशन बढ़ गया था। जब वेटर की गलती से एक ड्रिंक गिरने लगती है, एक पेपर स्लिप गिरता है जिसमें एक गुड थिंग्स पीनट कॉकटेल चेंज रिक्वेस्ट होती है। चीची को ये नोट पढ़ते ही डाउट आने लगते हैं और उसे लगता है कि जिनवेई को पीनट की एलर्जी हो सकती है। जिनवेई को ड्रिंक में कुछ अजीब लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फूवू शेंग तुरंत उसे संभालता है और इनहेलर देने की कोशिश करता है। इसी वक्त चीची भी सीन में शामिल होता है और ये सोचने लगता है कि जिनवेई, जो फूवू शैंग की तरफ काफी इम्पोर्टेंट है, उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। फ्लैशबैक में चीची को पता चलता है कि फूवू शैंग का एक पुराना लव अफेयर था और जिनवेई उसका रिकार्नेशन है। चीची को रियलाइजेशन होता है कि जिनवेई उसका परफेक्ट रिवेंज टूल बन सकता है। प्रेजेंट में रेस्टोरेंट में कंफ्यूजन बढ़ जाती है और चीची जिनवेई के पास जाता है जहां इनहेलर गिरता है और फूवू शैंग को शक होता है कि कुछ गलत हो सकता है। अब आगे फूवू शैंग के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। उसकी बेचैन सांस के साथ एक पानी की बूंद जैसे नीचे गिरती गई और उसकी आवाज धीमी सी। उसने धीमी आवाज में कहा, ब्रो। एक कंफ्यूज सी फरियाद थी, जैसे दिल पूछ रहा हो, क्या अब भी मैं वक्त पे हूँ? अगले सीन में हम वाइड व्यू ऑफ द चेकर बोर्ड का सीन देखते हैं। चीजी ने अपनी गोद में जिनवेई को उठा रखा है। पूरा माहौल एकदम फ्रीज हो गया। चेकर बोर्ड फ्लोर पे सब लोग स्टन थे और बीच में चीजी अपने दोनों हाथों में जिनवेई को उठाए खड़ा था। उसकी आंखों में शौक, दर्द और एक ऐसा रियलाइजेशन जो सब कुछ हिला दे। सब कुछ एक लम्हे में बदल गया था। चीजी फूवू शैंग को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है। एक तरफ जिनसिए, जो अब तक उसके लिए सब कुछ था, और दूसरी तरफ चीजी, जिसके हाथ में असली जिनसिए था। दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी, पर टेंशन बीच में ताना बाना बना रही थी। फूवू शैंग के चेहरे पर शांत लेकिन सख्त एक्सप्रेशन था, जैसे उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो कि क्या करना है। तभी आवाज आती है, रुको। अचानक फूवू शैंग के हाथ चीजी के कंधे पर टाइट हो जाता है, जैसे उसे छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं हो। फूवू शैंग क्लियरली कंफ्यूज था। थोड़ा सार्कास्टिक लेकिन गार्डेड स्माइल के साथ बोला, ये ब्रो कहाँ से आया? डॉक्टर जिन ने तो कभी नहीं बताया कि उसका कोई छोटा भाई भी है। उसकी आंखों में डाउट के साथ एक वार्निंग भी थी, जैसे कह रहा हो, बेटा अगर तू झूठ बोल रहा है ना तो बचेगा नहीं। डॉक्टर जिन अभी भी चीजी की बाहों में बेहोश है और फूवू शैंग उसे रोकने की कोशिश में चीजी के कंधे को पकड़कर बिल्कुल इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तुम समझते क्या हो अपने आप को? उसके लिए तुम हो कौन? उसी तनातनी में चीजी के पॉकेट से स्लिप होकर एक चश्मा नीचे गिर जाता है। एक फैमिलियर चश्मा जमीन पे गिरता है, जैसे किसी याद को झटके से जिंदा कर रहा हो। उस चश्मे को देखते ही फूवू शैंग के चेहरे पर एक शॉक्ड एक्सप्रेशन आ जाती है। उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं और वो धीरे से कहता है, ये चश्मा, ये तो जिनवेई का है ना? फिर कंफ्यूज होकर नीचे देखता है, और ये इस लड़के के पॉकेट से गिरा। चीजी थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था, जैसे उसका प्लान काम कर गया हो। वो जिनवेई की तरफ देखते हुए बोला, भाई तुम सुबह जब घर से निकले तो अपना चश्मा ही भूल गए थे। मैं सोच रहा था कि तुम्हें ला के दे दूं। फिर चीजी एक स्वीट इनोसेंट फेस बनाते हुए फूवू शैंग से बोलता है, मैं अभी किसी को उठा के रखा हूँ तो हाथ फ्री नहीं है, क्या आप उठा के देंगे प्लीज मिस्टर? फूवू शैंग का हाथ स्लाइटली कांपता है, डाउट क्लियरली विजिबल है, और वो सोचता है, ये बंदा पता नहीं क्या नाटक कर रहा है। अब क्या प्लान है इस बच्चे का? कैमरा जिनवेई के चेहरे पर फोकस होता है। डॉक्टर जिन का फेस पूरा पेन और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। उसकी आंखों का रेडनेस क्लियरली दिख रहा था, जैसे उसने
आग भर के इमोशंस अंदर दबा के रखे हों, लेकिन अब बस कंट्रोल नहीं हो रहा। फूवू शैंग बस ब्लैंकली ये सब देख रहा होता है और बैकग्राउंड में एकदम साइलेंट पॉज जैसी वाइब, जैसे वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वो धीरे से झुकता है। उसकी एक्सप्रेशन अब ज्यादा कंपोज्ड है, लेकिन आंखों में वही इमोशनल वेट। वो अपने हाथ से उस गिरे हुए स्पेक्स को उठाता है, उसी इंसान के स्पेक्स जो उसके दिल के सबसे करीब था। चीची ने अपने हाथों में संभाल के रखा हुआ था उस जिनवई को, जिसका चेहरा अभी भी थोड़ा फीवरिश लग रहा था। उसके साथ खड़ा था फूवू शैंग, जो देखने में थोड़ा ज्यादा कंपोज था, पर आंखों में कंसर्न क्लियरली दिख रहा था। उसने चीची की तरफ हाथ बढ़ाया, चश्मा लेकर, चश्मा पहनाने वाले गेस्चर के साथ, जैसे गेस्चर क्लियर हो कि मैं उसे स्पेक्स पहना देता हूँ। पर जिनवई, उसका रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड था। उसकी आंखों में एक दर्द भरा संकोच था। उसने नजर झुका ली, उस चश्मे से दूर देखते हुए। उसका एक्सप्रेशन सॉफ्टली कह रहा था कि प्लीज मुझे मत छूना। एक साइलेंट रिजेक्शन जैसा, जिसमें ज्यादा शोर नहीं था, पर इम्पैक्ट डायरेक्टली दिल पे जा रहा था। और ये सब देख के फूवू शैंग का चेहरा बस फ्रीज हो गया। उसकी आंखों में सरप्राइज नहीं था, बस एक हैवी साइलेंस था, जैसे उसने कुछ समझने की कोशिश की और फिर बस चुप हो गया। फूवू शैंग अपने हाथों में पकड़े हुए स्पेक्स को बिना कुछ कहे उन्हें वो धीरे से जिनवई के हाथों में रख देता है। जिनवई के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आती है, आईज उसकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और वो बस हल्की आवाज में कहता है थैंक्स। तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ के हाथ से चीजी और जिनवई का रास्ता रोकता है, कहते हुए कि मिस्टर फू ने अभी जाने की परमिशन नहीं दी है। जिनवई को उठा के जा रहे जीजी के कदम रुक जाते हैं। रूम का टेंशन एकदम फ्रीज हो जाता है। जीजी हल्का सा स्प्रिक करते हुए बोलता है, ब्रो, लगता है कोई तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। वो हाफ जोकिंग बोलता है, बट उसके टोन में थोड़ा इरिटेशन छुपा हुआ था। पीछे खड़ा फूवू शैंग थोड़ा आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में अब अथॉरिटी है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी। वो कहता है, डॉक्टर जिन, अगर तुम उसके साथ नहीं जाना चाहते। वो लाइन अधूरी छोड़ देता है, जैसे चॉइस जिनवई पर छोड़ते हुए। जीजी फूवू शैंग की बात सुनकर कुछ रिएक्शन नहीं देता और कुछ नहीं बोलता, बस साइलेंटली जिनवई को अपनी आर्म्स में थोड़ा और सिक्योर करता है। और फिर जैसे डिसीजन ऑलरेडी वो ले चुका है, वो सीधा मुड़ जाता है। जिनवई का सर धीरे से जीजी की तरफ और ज्यादा लीन होता है, उसके कंधे से टिक जाता है, थोड़ी बेचैनी के साथ, आंखें बंद, और वो बहुत हल्की आवाज में कहता है, घर, मुझे घर जाना है। जीजी जिनवई के चेहरे की तरफ देखते हुए आंखों में एक सॉफ्टनेस के साथ कहता है, ओके, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। और वहाँ उस दूसरे कॉर्नर में फूवू शैंग सिर्फ चुप खड़ा था। होठ हिले, पर वो कुछ बोला ही नहीं। दिल अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था, पर जुबान पे कुछ नहीं। फिर कुछ देर बाद वो बस इतना ही बोला कि उनको जाने दो। जब जीजी उसे लेकर निकल रहा होता है, पीछे से एक नई फिगर दिखाई देती है, जो और कोई नहीं, येजी होता है। जैसे ही जीजी डोरवे क्रॉस कर रहा होता है, पीछे से येजी उन्हें देखकर शॉक होता है। उस बंदे की आंखों में डिसबिलीव था, फिर चेहरा धीरे धीरे किसी रियलाइजेशन से भर गया। वो हंसते हुए बोला, हाँ, तो सच में ये रियल है, हाँ? वो डोर से उन्हें देखता रहा, मन में सोचता हुआ, तो 30 साल पहले सच में ऐसा कोई था जो बिल्कुल जीजी की तरह दिखता था, हाँ? ये तो कमाल है। और बाहर एक येलो टैक्सी के पास जाके जीजी जिनवई को अंदर बिठा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिनवई के हॉस्पिटल में, पर यहाँ आज डॉक्टर जिन खुद मरीज बने हुए हैं। जिनवई बेड पर लेटा हुआ है, उसके हाथों में ड्रिप लगी है, चेहरा पेल लेकिन रिलैक्स्ड, आंखें धुंधली सी खुली हैं, जैसे अभी अभी होश में आया हो। दूसरी तरफ चीजी पूरी तरह से झुककर बैठा हुआ, अपने हाथ से जेंटली जिनवई का हाथ पकड़ रखा था। डॉक्टर पीछे खड़ी है, पर चीजी का फोकस सिर्फ एक जगह है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिनवई के घर पर। चीजी ने उसे अपने पास खींचकर बिठा रखा है
और उसके आर्म्स के बीच में खामोशी से सोया हुआ था जिनवेई। उसका हाथ अब भी उसके हाथ में था, लेकिन छोड़ने का इरादा ही नहीं हो जैसे उसका। वो उसके चेहरे को देखता है, शांत और रिलैक्स्ड, जैसे पहली बार इतने दिनों में उसे ऐसे देख रहा हो। थोड़ी सी सांस अंदर खींचता है और धीरे से सोचता है, ये शायद दवाई का इफेक्ट है, तभी तो इतना शांत होके सो रहा है। पर वो देखता है कि डॉक्टर जिन के चेहरे पे हल्की सी गर्मी का एहसास था और गर्दन पे पसीने की नमी भी थी, और जिससे उसकी सांस थोड़ी सी भारी लग रही थी। तो उसने सोचा, शायद इसे गर्मी लग रही है, अगर मैं इसके कपड़े चेंज करके इसे पजामा पहना दूं तो शायद ये थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे वो खुद से कह रहा हो, इट्स टाइम टू चेंज क्लोथ्स। उसने हाथों से धीरे से शर्ट का बटन खोला, एक एक करके। हल्की सी झिझक, पर कुछ कहना छोड़ दिया गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो हर अनबटन लेयर के साथ में थोड़ी गहरी होती जा रही थी। डॉक्टर जिन का बदन हल्की सी गर्मी से तप रहा था, बस एक पल, और सब कुछ रुक गया था। हल्की सी रोशनी के साथ एक हाथ जिनवे के बालों को छूता है, प्यार भरा लेकिन थोड़ा डेस्परेट। जिनवे की आंखें बंद थी और चेहरा बिल्कुल शांत था, पर किसी की उंगलियां उसके चेहरे को जैसे हिला के कह रही हो कि उठो, लेकिन अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। जिनवे की आंखें अभी भी पूरी तरह खुली नहीं है, लेकिन उसके हाथ थोड़े से मूव करते हैं, जैसे किसी सपने से जागने की कोशिश कर रहा हो। चीजी उसके ऊपर झुकता है, आंखों में एक इंटेंस इमोशन, थोड़ा गिल्ट और थोड़ी केयर। पर वो सोचता है, नॉट अ बिट ऑफ डिफेंस। वो जिनवे की तरफ देखता है, जैसे सोच रहा हो, तुम इतने वनरेबल क्यों हो जाते हो मेरे सामने। तभी एक हाथ आगे बढ़ता है, हल्के से, थोड़ा शेकी बट फुल ऑफ वार्मथ। वो हाथ उसके हाथ को पकड़ता है, जिसे रुकना चाहता हो, रोकना चाहता हो, हर एक उंगली में थाम लेने की जज्बा हो। जिनवे की आंखें थोड़ी अधूरी सी खुली हुई होती हैं, आवाज हल्की और थोड़ी सी टूटी हुई। वो कहता है, मिस्टर फू, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। जीजी का एक्सप्रेशन सडनली सॉफन हो जाता है, जैसे किसी ने उसके इमोशंस पर हाथ रख दिया हो। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे लीन करता है, पर जब वो सुनता है मिस्टर फू, तो उसका चेहरे के हाव भाव तुरंत ही बदल जाते हैं। वो अपना हाथ छुड़ाकर जिनवे के हाथ को पकड़ लेता है। एक शांत रूम, एक ठंडा माहौल, और उसके सामने डॉक्टर जिन। डॉक्टर जिन का हाथ अब भी उसकी मुट्ठी में था, लेकिन उसका चेहरा अब सिर्फ गिल्ट और खाली स्पेस का आईना बन चुका था। डॉक्टर जिन, अगर मेरी वजह से। उसके चेहरे पे डार्कनेस थी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक, एक सोच झलकती है जो दिल तक चुभ जाती है। क्या तुम्हें फूवू शेंग से प्यार करना चाहिए था? ये लाइन किसी और से ज्यादा खुद से पूछा गया सवाल लगता है। सीन बदलता है, एयर अप, टाइम का फ्लो नॉर्मल नहीं लगता, जैसे घड़ियों की सुइयां खुद कंफ्यूज हो गई हो। वो सोचता है, मैं तो बिल्कुल जिनवे के पास था, पर फिर भी उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं था। लेकिन अपनी असली दुनिया, जिसका रास्ता अलग था, एक दूसरी डायरेक्शन में चलते हुए, वो अपने आप को एक अकेली जगह पाता है, जहाँ सिर्फ डार्कनेस था और एक ग्लोइंग दरवाजा, और उसके सामने बैठा वो, नीज के ऊपर हाथ रख के, आंखें झुका के सोचता हुआ। वो सिर्फ एक ब्लैक होल था, लोनलीनेस, कॉन्स्पिरेंसीज और नफरत से बना हुआ, इतना गहरा, इतना अंधेरा कि वापस मुड़ने का रास्ता ही दिखाई नहीं देता। सीन शिफ्ट होता है एक वाइट स्टराइल रूम में। मैडम डांगजिया, ये शायद उसकी मॉम का नाम है, ब्लैक फ्लेम की टेरिटरी में ही मर गई थी। छोटी सी फिगर एक हॉस्पिटल बेड के सामने खड़ी है। बेड पे एक बॉडी वाइट शीट से ढकी हुई है, और एक बच्चा बस खामोशी से उसकी तरफ देख रहा है। पीछे शैडोज, एडल्ट्स हेल्पलेस गिल्ट में डूबे हुए। वो बच्चा खुद जीजी था, और उस पल ने उसकी दुनिया परमानेंट तरीके से बदल दी थी। वो अंधेरी सी जगह में एक छोटी सी रोशनी का सोर्स था, एक वाइट ग्लोइंग पोर्टल, जिसके सामने चीजी अकेला बैठा था। उसके ऊपर एक ट्रुथ घूम रहा था। उस रात किसी ने फूवू शेंग की कार को क्राइम सीन के पास से गुजरते हुए देखा था। जितना भी सोचो, सब कुछ ब्लैक फ्लेम की तरफ ही पॉइंट करता था। यानी सबने ये मान लिया था कि जीजी की मॉम की डेथ में
ब्लैक फ्लेम गैंग का हाथ था। उस वाइल्ड डोरवे के अंदर वो खुद को देख रहा था, एक खून में लिपटा हुआ लड़का, पीठ से लेके हाथ तक जख्मी, आंखों में थकान, लेकिन स्टिल खड़ा था। और आवाज आई, वही फेमिलियर गिल्ट और प्रेशर वाली आवाज, आची, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो माँ का बदला कैसे लोगे? वाइट फ्लेम का हायर कैसे बनोगे? वापस वही अंधेरा रूम। जीजी चुप बैठा था, आंखों में वही थकान और वही गिल्ट, और उसके सामने वही ग्लोइंग डोर, लेकिन इस बार थोड़ा सा शैटर्ड और थोड़ा सा ठंडा। अगले सीन में जीजी खुद को एक डार्क सूप में खड़ा पाता है, हाथ पीछे बंद, एक रिंग उसकी उंगलियों में पकड़ी हुई। अगर मैंने ये रिंग पहन ली और जिनसिया से एंगेजमेंट कंप्लीट कर ली तो या तो मैं मर जाऊंगा या फिर फूवू शैंग, वरना ये झूठ कभी खत्म ही नहीं होगा। बैकड्रॉप में क्रैक्ड ग्लास, जैसे सच्चाई में दरार। हम चीजी के साइड प्रोफाइल को देखते हैं, जॉ टाइट, आंखें नैरोड और चेहरा फुल टेंशन में। बिना कुछ कहे भी उसका एक्सप्रेशन चिल्ला के जैसे कह रहा हो कि हाँ, आई नो द ट्रुथ और मैं भूल नहीं सकता। उसकी आंखों में एकदम शौक था, जैसे किसी ने अंदर से उसे हिला दिया हो। चीची अब भी चुपचाप जिनमे के पास ही खड़ा था, उसका हाथ जेंटली पकड़े हुए। उसके होंठ कुछ नहीं बोले, पर आंखों में गिल्ट था और वो खुद से लड़ रहा था। चीची नीचे झुकता है, लुकिंग टॉर्न। उसका बॉडी लो था, लेकिन आंखों में एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, जैसे वो खुद से ही पूछ रहा हो, ये क्या सही है? वो जिनवई का चेहरा हल्के से थामता है। उसने बड़े ही सॉफ्टली जिनवई के फेस को टच किया। उंगलियों का टच चीक से स्लाइड होके चिन तक गया। उसकी आंखों में एक ही थॉट घूम रहा था, जिनवई, जिनवई, अगर मैंने तुम्हें मैं अपना बना लूं। वॉइस लो थी, ऑलमोस्ट विस्पर जैसे, जैसे उसका दिल खुद को टेस्ट कर रहा हो कि क्या मैं इतना सेल्फिश हो सकता हूँ। जिनवई, अगर मैं तुम्हें अपना बना लूं तो क्या ये बोन चिलिंग नफरत थोड़ी सी कम हो सकती है? अगर मैं तुम्हें अपना बना लूं तो क्या, तो तुम पे जो ये रोशनी चमक रही है, क्या उसमें से थोड़ा सा मेरे ऊपर भी गिर सकती है? भावनाओं में बहकर चीजी जिनवई को अपनी तरफ खींचकर उसके शोल्डर पर बाइट करता है। जिनवई की आंखों में शौक भर जाता है और वो चीख पड़ता है। उसका गला भारी सा लग रहा है और सांस भी फूली हुई, और नीचे से हम उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस भी देख सकते हैं। वो नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। जिनवई का फेस पे अब हम शर्माहट और गुस्सा मिक्स हो गया था। वो आंखें बंद करके चिल्लाता है, आई विल हेट यू। चीची के होश जैसे वापस आते हैं ये सुनकर, आंखों में शौक। चीची अब भी खड़ा है, स्ट्रेट, स्टार्टल्ड, जिनवई का हाथ पकड़े हुए, पर उसका चेहरा क्लियरली बोल रहा है कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया। अब देखते हैं गाइस कि अगले एपिसोड में ये कारनामा उसने असली में किया था क्या ये सब वो सिर्फ सोच रहा था। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका लाइक और शेयर मेरे चैनल की रीच को और बढ़ाता है, तो प्लीज़ डू इट फॉर मी। ओके, गुड नाइट।